और 44 सेकंड में मोदी के राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब 44 सेकंड का वीडियो है, मोदी के राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ी हैं। तत्काल दिमाग में आएगा राहुल गांधी का वीडियो होगा, अखिलेश यादव का होगा। नहीं भैया, ये कंपनी का ही वीडियो है, सिस्टम का वीडियो है। उसी सिस्टम में एक राम माधव हैं, आप जानते होंगे, राम माधव, दत्तात्रेय होसबोले, ये सब कुल मिला के एक ही कंपनी, बड़ी कंपनी है। आरएसएस के बहुत प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। एक समय तो चप्पे चप्पे पे इनकी जो है ऊर्जा दिखती थी राम माधव की। अब ये अमेरिका में पूरी कंपनी अमेरिका गई थी डंका बजाने। इसमें कौन कौन था? दत्तात्रेय होसबोले, राम माधव। और आप इससे इसकी समझ लीजिए महत्ता कि यहां पर जहां पे डंका बजाने गए थे वहां पर इंडियन एम्बेसी के टॉप के ऑफिशियल्स मौजूद थे, वो भी आए थे वहां। यानी इस डंके के बाद भारत में बाकायदे हो सकता है रोड शो वगैरह भी निकलता, हो सकता है, लेकिन टायर पंचर हो गया। वो जो रथ बना था, रथ का टायर किसने पंचर किया? संघ ने। आरएसएस बोला, ये मैं कह रहा हूं, आप खबर देखिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप टोक दीजिएगा। आरएसएस ने अमेरिका में बोला नरेंद्र सरेंडर। जो गई थी मोदी एंड कंपनी डंका बजाने के लिए, वो वहीं पर जो है ढोल जो है फटवा करके अपनी चली आई। गई थी डंका बजाने और ढोल फट गई। अब घूम घूम के माफी मांग रहे हैं। हेमंत भाई कहे ये सबसे बड़ी खबर है कि माफी मांग रहे हैं। यहां पर हम दोनों विचार नहीं मिला। हमने कहा यही तो खबर नहीं है कि ये माफी मांग रहे हैं। माफी मांगना कैसे खबर हो सकता है? भाजपा का या भाजपा के इकोसिस्टम का अगर कोई माफी मांगता है तो मेरे लिए खबर नहीं है। यह तो इनके रगों में दौड़ता है, सिंदूर नहीं दौड़ता, माफी रगों में, खून में माफी दौड़ता है। माफी मांगना इनके लिए न्यू नॉर्मल है, और न्यू नॉर्मल नहीं है, फिर मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, खुद को भी करेक्ट करना पड़ता है। इनके लिए ओल्ड नॉर्मल है, जिसको मेंटेन किए हुए हैं 100 साल से। 100 साल से मामूली बात है। 100 साल पुरानी हवेली को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। मेंटेनेंस में बहुत पैसा चला जाता है। राजे महाराजे आज की तारीख में अपना महल नहीं मेंटेन कर पा रहे, लेकिन ये माफी वाली जो इनकी संस्कृति है, 100 साल से इसको मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। अब आपको हम खबर पे आ जाते हैं, दिखा देते हैं। भैया शुरू करिए हेडलाइन से। आप देखेंगे शुरू में आपको लगेगा कि वाकई डंका बज रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि ढोल फटी हुई है। भारत ने 50% टैरिफ झेला, और क्या चाहिए? रूसी तेल पर अमेरिका में राम माधव ने दिया करारा जवाब। अब देखिए यहां पे ये सब करारा ही लिखेंगे, ये करारा ही लिखेंगे साहब। राम माधव ने दिया करारा जवाब। अब आगे बढ़िए, अभी आपको पता चल जाएगा करारा जवाब। देखिए, भारत ने 50% टैरिफ झेला, और क्या चाहिए? करारा जवाब पढ़िए नीचे। राम माधव ने इस दौरान कहा कि भारत ने टैरिफ और ऊर्जा आयात जैसे अहम मुद्दों पर लचीलापन दिखाया है और घरेलू राजनीति के दबावों के बावजूद एक संभावित व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब घरेलू राजनीतिक दबाव के बावजूद, पब्लिक के दबाव के बावजूद, इससे हमारा हौसला कम नहीं होगा, सरकार आगे बढ़ेगी। आगे चलिए, आगे बढ़ेगी तो आगे आप भी चलिए, चेंज करिए भाई। आरएसएस नेता राम माधव ने अमेरिका में कहा कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। एक एक पॉइंट समझिएगा, एक एक पॉइंट। भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि विपक्ष ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की थी। तो अब अमेरिका को और क्या चाहिए? ये कौन बोल रहा है? राम माधव, कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, रूस से तेल खरीदना बंद किया, और क्या लोगे भाई? सब तो दे दिया तुमको। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में एक उच्च स्तरीय पैनल में बोलते हुए राम माधव ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। अब ये करारा जवाब है। आप किसी घर जाओ, कहो आपने मेरी शर्ट भी उतरवा ली, जूता भी उतरवा लिया, मुर्गा भी बना दिया, अब और क्या चाहिए? और कहो कि हमने उसको करारा जवाब दे दिया है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये करारा जवाब अगर है तो ऐसा करारा जवाब नहीं चाहिए। ये बेशरम मीडिया। आज आपकी आपसी भरोसे की बहुत बड़ी कमी है। हमें उस भरोसे को फिर से बनाने की जरूरत है। उन्होंने पहले के करीबी राजनीतिक तालमेल वाले दौर की तुलना में अब लोगों की सोच में आए बड़े बदलाव की ओर इशारा किया। आगे चलिए, चेंज करिए।
वहीं इस दौरान अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्बल ने कहा कि यह तनाव सिर्फ नीतियों पर असहमति से कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने कहा इससे बहुत गहरी चोट लगी है, भारतीय दोस्तों को बहुत गहरी अंदरूनी चोट पहुंची है। भावनात्मक राजनीतिक कारण दोनों पक्षों की सोच को प्रभावित कर रहे हैं। आप सोचिए, अमेरिका का विदेश उप मंत्री भी कह रहा है कि भारतीयों को बहुत गहरी चोट लगी है। राम माधव ने इस दौरान कहा कि हम कहां पीछे रहे हैं, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, उसके लिए तैयार हो गए। हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए, उसके लिए तैयार हो गए। विपक्ष की आलोचना का सामना किया, सब कुछ तो कर दिया आपके लिए, बस हम 50% टैरिफ झेलने के लिए भी तैयार हो गए। देखिए, ये इन्होंने कबूला है, 50% टैरिफ झेलने के लिए भी तैयार हो गए। यही तो नरेंद्र सरेंडर है, यही तो राहुल गांधी इतने दिन से कह रहे हैं। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, मतलब आपने सब किया, हम चुपचाप सहते रहे और हमने धैर्य बनाए रखा। और आज की तारीख में नई ट्रेड डील में भी टैरिफ को लेकर हम तैयार हो गए। तो फिर भारत कहां पीछे रहा? अब इसको रोके रहिएगा। नई ट्रेड डील में टैरिफ को लेके हम तैयार हो गए, 50% टैरिफ झेलने के लिए तैयार हो गए, ईरान से तेल खरीदना बंद किया, रूस से तेल खरीदना बंद किया। अब बताओ इसके अलावा क्या बचा है? बचा क्या है राम माधव, ये बता दो। आगे चलो भैया, आगे चलो जरा, अगर ये हो गया हो तो सुनवा दो 44 सेकंड। हाँ, सुनवा दो। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know earlier today, for example, we got into some of the history of the civil nuclear. इसके बाद मेरे पास सवाल नहीं है। हेमंत भाई, बिना सवाल का जवाब दे दो आप। इसके बाद बचा क्या भैया, बस इतने बता दो आप। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी बहुत ही भारी मन के साथ ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। लाल किले पे खड़े होके 100 साल में दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ का ढोल पीटने वाला व्यक्ति जो खुद को स्वयंसेवक बताता है, उसी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। ठीक, जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक जी ने इनके बारे में क्या बताया था, उनके यहाँ सीबीआई की रेड हुई, इनके यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जब ये बोल रहा है, आपने उसकी भावभंगिमाएं देखी, वो दांत निकाल के हंस के बात कर रहा है, यानी कि नरेंद्र सरेंडर कंफर्म्ड। ये कहां पे बोल रहा है आपको पता है? ये जो है श्रीमान जी, हडसन इंस्टीट्यूट में बोल रहा है, जो अमेरिका में व्हाइट हाउस है उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, जहां ट्रंप बैठता है उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर। और जैसा आपने बताया, वहां हमारी तमाम जो एम्बेसी है उसके सारे के लोग वो सारे सुन रहे थे। ये दांत निकाल करके वहां ये कह रहा है कि हमने आपके कहने से ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। उसके बाद जो 50% टैरिफ पे हम कुछ नहीं बोले, हमने पेशेंस रखी। और उसके बाद आप 18% जो आपने लगाया वो भी बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में, लेकिन हम ट्रेड डील करने को तैयार हैं। अगर ये सरेंडर नहीं है तो आशीष भाई क्या होता है, जरा ये बता दीजिए। और ये पुष्टि हो रही है ट्रंप के घर से चंद किलोमीटर की दूरी के ऊपर। ये डंका बजाने गया था और पूरी भाजपा, आरएसएस, आईटी सेल सब की लंका लगा करके आ गया। आप इन बातों को हल्के से मत लीजिएगा, इन दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका मतलब समझिएगा। आप 2022 से 25 तक सस्ता रशियन तेल ले रहे थे, देश के खजाने को कितना लाभ हो रहा था। ठीक, आपने लोगों को तो 1 पैसे की कोई छूट दी नहीं। ठीक, और उसको छोड़ करके आप महंगा तेल कहां से खरीदेंगे? अमेरिका के कहने से वेनेजुएला से। ठीक, तो हर साल लाखों करोड़ रुपए का नुकसान। जो भारत एवरेज 2.92% टैरिफ देता था अमेरिका को, वो पहले 50% पे, जो ये बता रहा है और सारे देश को पता है, पूरा विपक्ष कह रहा था, पहले 50 पे कुछ नहीं बोले और अब 18 पे भी टैरिफ डील करने को बाध्य हैं और हंसी हंसी स्वीकार कर रहा, दांत निकाल करके। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश का जो खजाना है ये मेरे आपके टैक्स का है।
क्या कारण है कि ये लोग वहां बोल नहीं पाते? आप इसकी बातचीत से समझिए कि जब ये एकेडमिशियंस के बीच में बैठ के इस तरह से बात कर रहा है, तो सोचिए इनका जो गुरु है डंकापति, वो ट्रंप के सामने कैसे खड़ा होता हो। इस आदमी के चेहरे पे आपको कोई रिमोर्स दिख रहा है कि हमने गलत कर दिया? नो, ही सिंपली एंजॉयिंग इट। जो ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी है, विजय चौथाईवाला भी था इस कार्यक्रम में। बड़े बड़े देशभक्त, राष्ट्रभक्त जो कथित राष्ट्रवादी हैं, वो सारे के सारे थे। अब इनके राष्ट्रवाद की पिछले 1 साल की छोटी सी गाथा सुन लीजिए, फिर मुख्य मुद्दे पे आऊंगा। ट्रंप ने भारतीयों को, हजारों भारतीयों को अमेरिकन आर्मी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर हथकड़ियां और बेड़ी बांध कर भेजा। एक शब्द निकला क्या? ट्रंप ने भारत को टैरिफ का आतंकवादी कहा मोदी के सामने? कुछ कहा? सबसे पहले सीज फायर का ट्वीट किया? कुछ कहा? सबसे पहले उसने क्या किया कि जो हमारा जो देश की मोदी जी के सामने, मोदी के बारे में जो वो था कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, भारत की तरफ से कोई जवाब आया? कल भारत को नरक बताया, भारतीयों को लैपटॉप वाले गुंडे बताया। आपकी तरफ से क्या जवाब आया? पहले तो ये कहा कि हमने नोट कर लिया है, अभी मुझे इतना ही कहना है। और उसके बाद क्या कहा कि ये कम ज्ञान के आधार पर गलत बात है, ये खंडन उसका वो कर दिया। और ये मोदी 2014 से पहले का मोदी मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा करते हैं, ठीक? और मनमोहन सिंह ने, जो इंडियन डिप्लोमेट थी, उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद जो अमेरिकन एम्बेसी का दिल्ली में बुश भरा था, सब कुछ बंद करवा कर पुलिस लगा दी थी, सारी सिक्योरिटी हटा दी थी, जीभ निकलाई थी बाहर, और अमेरिका के विदेश मंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी। जो कल ट्रंप ने किया है, क्या वो 3 शब्दों के लायक था? वो भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से। यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को लैपटॉप वाले या भारतीयों को लैपटॉप वाले आतंकी बताएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति कहेगा कि मैं जब चाहूं मोदी का कैरियर खत्म कर सकता हूं? कोई आवाज निकली क्या? ये इनका राष्ट्रवाद है। जो अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, वो देश की क्या इज्जत बचाएंगे? और इनकी बकवास सुनिए जो ये बंगाल में करते हैं, ये जो असम के अंदर करते हैं, जो ये चुनाव के अंदर करते हैं, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। रोना आता है इनकी बात सुनकर के, जो कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है। कितने जाहिल तरीके से, शर्म निरपेक्षता के साथ ये आदमी दांत निकाल करके ये बातें कह रहा है। इसको कोई भी किसी तरीके का वो नहीं है कि हमने गलत कर दिया, किसी भी तरीके का एंजॉय कर रहे हैं। भारत ने रूस से तेल आयात करने के मामले पर, ईरान से तेल बंद करने के आयात पर कांग्रेस को 2 साल तक क्या कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है, कहा ना? और अब खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने आपके कहने से बंद कर दिया। कहा कि नहीं कहा इसने? आज जो हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर कहा, वो सारी की सारी चीजें अपने आप में सब कुछ कह देती है। अब मुद्दों पे आ जाइए। सस्ते तेल से भारत की सरकार को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही थी, ठीक? वो पैसा कहीं ना कहीं देश में आ रहा था ना, आम आदमी को राहत मिली, अच्छी नहीं मिली, देश का तो बच रहा था। 2 लाख करोड़ आशीष भाई थोड़ी अमाउंट होती है क्या? अकेले रशियन ऑयल की बात कर रहा हूं। एक विदेशी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए आपने पूरे की पूरी जो देश की ऊर्जा संप्रभुता, रणनीतिक स्वायत्ता और 2 लाख करोड़ रुपए की बचत को त्याग दिया। राष्ट्र विरोधी कौन है? कांग्रेस थी आपको है? इसलिए मैं कहता हूं ये अनर्थ शास्त्री है। इनको संप्रभुता का स नहीं पता, इनको सोवर्निटी का एस नहीं पता, और इनको राष्ट्रवाद का एन नहीं पता, आर नहीं पता। ये केवल और केवल इसी लफाजी के साथ इस देश को मूर्ख बना रहे लगातार। और जब आज चारों तरफ से घिर गया भाई बुरे तरीके से, जब नाक कटगी सब जगह और मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, तो तत्काल प्रभाव से क्या किया? माफी मांग ली। जो इनका खानदानी काम है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उसके तो ट्वीट भी दिखा दीजिएगा, मैंने भेजा था आपको, फिर आगे चलेंगे। जो दिखा दीजिए, भाई साहब ने माफी वाला ट्वीट दिखा दीजिए, तभी आगे बढ़े। पढ़ दीजिए। ये तत्काल माफी है। ये अंग्रेजी वाले साथी ये पढ़ ले, मैं हिंदी में बता देता हूं। राम माधव जी ने भी 1 घंटा पहले माफी मांग ली है, और जिसने वो ट्वीट किया था उसको रीट्वीट करते हुए मैंने जो कहा वो गलत था। भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने पर कभी सहमति नहीं जताई। सोच लीजिए, क्या समझे? साथ ही उसने 50% टैरिफ लगाए जाने का पुरजोर विरोध किया। कब किया था जरा बता दो। माफी में भी झूठ बोल रहा है। भारत ने कब विरोध किया? मुझे दिखाओ एक घटना। मैं दूसरे पैनलिस्ट के तर्क का सीमित खंडन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तथ्यात्मक रूप से वह गलत था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कर लीजिए, क्या करेंगे आप। इस आदमी ने जो कुछ पहली बार सच कहा था, सच बताया,
देश के लिए कड़वा है, मोदी के लिए कड़वा है, भाजपा की, संघ की, राष्ट्रवाद की पोल खोलता है, उनका ढक्कन फाड़ देता है, सारी बात ठीक है। पहली बार सच कहा और सच के लिए माफी मांगी। झूठ के लिए माफी कभी नहीं मांगते, क्योंकि झूठ तो सुबह से शाम तक फैलाते हैं। पहली बार सच बोला और सच के लिए माफी मांगी। सोचना है आपने कभी? ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये डॉक्टर सतपाल मलिक जी अब इस दुनिया में नहीं। क्या बताया था उन्होंने कि कश्मीर का ये प्रभारी था ये श्रीमान जी, और जितने भ्रष्टाचार के घोटालों के आरोप उसने लगाए थे कि ये आया था सुबह सुबह बिना नहाए राजभवन के अंदर। याद होगा ना आपको सतपाल मलिक साहब का? और उसके बाद मलिक साहब 80 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति, बीमार आदमी, उनके घर पे रेड हुई और इस भाई से आज तक पूछताछ, इसको नोटिस भी नहीं दिया गया। ये राष्ट्रवाद होता है। अब आप जो जितनी भी चीजें कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जो अमेरिका की शर्तें आशीष भाई अब तक भारत ने वो है, उनकी एक बहुत बड़ी लागत है, उनका भी आकलन कभी कभी होना चाहिए। यदि भारत ने 2019 से 2025 के बीच रियायती दर पर मिलने वाले जो ईरानी तेल था या वेनेजुएला का तेल खरीद जारी रखी होती, जैसा कि उसने रूस की तेल 2022 से 25 लिया, अब बंद किया है, तो सरकार अरबों खरबों डॉलर बचा सकती थी। 2 लाख करोड़ तो अकेले रशिया वाली बता रहा था मैं आपको एनुअली। या तो ईरान और वेनेजुएला दोनों से बंद किया था, वेनेजुएला भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ी अमाउंट है वहां पे। तो सरकार अरबों खरबों डॉलर बचा सकती थी और देश का जो रणनीतिक ऊर्जा भंडार है वो चीन की तरह बड़े पैमाने पर बढ़ा सकती है, जो आज संकट काल में काम आता। किसने रोका था मोदी को? समझिएगा इस बात को। इस देश को ये अपने पर्सनल फिफ्डॉम की तरह चला रहे हैं, जैसे ये देश जो है किसी की बपौती हो। यदि भारत ने चबाहर बंदरगाह पर लगे प्रतिबंधों का पालन नहीं किया होता, जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ना, क्यों चीन ने कोई प्रतिबंध माना आज तक? आपने हजारों करोड़ रुपए लगाया और उसके बाद जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया उसको मान लिया। तो आज ईरान में रेल और सड़क अवसंरचना का निर्माण किया होता, ईरान के बंदर अब्बास से होकर गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC की योजनाओं को नहीं रोका होता, तो उसके पास आज ऐसी कनेक्टिविटी हो सकती थी जब आपको हार्मुज से आने जाने वाले वायत पर निर्भरता ही नहीं रहती या बहुत कम हो जाती। ठीक, ये ट्रंप के सरेंडर के लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा भारत द्वारा अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन करने से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र के बहुपक्षीय जनादेश की हर तरफ से कमजोर किया गया है। यह है भारत की विदेश नीति का सच। इसको मना करके दिखाए। कल्पना कीजिए आशीष भाई, इस देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री कितना ही कमजोर होता, कितना ही अल्पमत का होता, जो भी स्थिति होती, क्या वो ये करता? और 12 साल से, माफ कीजिएगा, आपने वो दिखा दी खबर वो पमेरियन की, आप हद देखिए यार, उस खबर के अंदर क्या है, रेडिंग में क्या लिखा हुआ, करारा जवाब दिया। जवाब है वो, सरेंडर को करारा जवाब लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं आशीष भाई, मैं मर गया मुझे बचा लो, और आप खबर छपवा रहे हो क्या? ये हेमंत ने ये पता नहीं तीर मार दिए कद्दू। मतलब ये आप समझिए, इस देश को आजाद कराने में तब के मीडिया का क्या हाल था और आज इस देश को अमेरिका का गुलाम बनाने के लिए आज के मीडिया का क्या हाल है।